How to become lucky in UPSC examination. 5 steps methods to become lucky. काश कि हम सब लकी होते. But believe me, if you're going to watch this video till end, you will going to realize कि yes, there is a certain way of managing your studies, so that you're going to consider yourself as a lucky or declare as an lucky. 4 तरह के लक होते हैं. Blind luck, luck from motion, luck through domain expertise and luck through reputation. सबसे पहले ब्लाइंड लक को देखते हैं. ये लक वो लक है जिसके बारे में एक कॉमन परसेप्शन है हम लोगों का. ऐसे लक में बिना किसी स्किल, प्रिपरेशन, एफर्ट्स के हमें बहुत बड़ा रिजल्ट मिल जाता है, और ऐसे होने की पॉसिबिलिटी रियल लाइफ में बहुत ही कम है. यूपीएससी एस्पिरेंट के बेसिस में जब हम देखेंगे तो लेट अस सपोज एक जीएस पेपर में हमें 20 क्वेश्चंस को लिखना होता है 3 घंटे के अंदर. उस 20 क्वेश्चंस को मैनेज करने के लिए अगर आपने सिर्फ 20 क्वेश्चंस का ही प्रिपरेशन किया, सिर्फ 20 टॉपिक्स को ही पढ़ के गए और एग्जैक्टली वही 20 क्वेश्चंस और उसी टॉपिक से ही क्वेश्चन आ गए, तो ये एक ब्लाइंड लक का केस है. और ऐसा मैं और आप जानते हैं कि इम्पॉसिबल है ये. और अभी जो आपके माइंड में कैलकुलेशन चल रहा है वैसा होना यूपीएससी की फील्ड में तो बिल्कुल ही इम्पॉसिबल सा है, क्योंकि ऐसी चीज़ स्टोरी बुक, फेबल्स और मूवीज़ में होती है. और एक लेटेस्ट सर्वे में ये पता चला है कि द लक ऑलवेज सीम्स टू बी अगेंस्ट द मैन हु डिपेंड्स ऑन इट. इस सिनेरियो में जो सेकंड कैटेगरी है लक का, दैट इज द लक फ्रॉम मोशन और हार्ड वर्क. इस एरिया में हार्डर यू गोइंग टू वर्क, लकीर यू गोइंग टू बिकम. इसको समझने के लिए लेट अस टेक दिस एग्जांपल अगेन. अगर किसी जीएस पेपर में आपको 20 क्वेश्चंस को टैकल करना है, उस 20 क्वेश्चंस के लिए अगर आपने 200 टॉपिक्स को बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया, उसमें बहुत प्रैक्टिस किया क्वेश्चंस का, और उसमें 200 टॉपिक्स में अगर आपके 5 क्वेश्चन आ गए, तो हम बोलेंगे कि यस, यू आर लकी ड्यू टू योर हार्ड वर्क. इस केस में और भी लकी बनने के लिए आपको एफर्ट्स को और भी बढ़ाना होगा. 200 की जगह 2000 टॉपिक्स के ऊपर कमांड हासिल करने होंगे. उस केस में हो सकता है कि 4 क्वेश्चंस की जगह आपको 10 क्वेश्चंस आपके एरिया डोमेन से आ जाएं जहाँ पे आपने प्रिपरेशन किया. और भी एब्सोल्यूट एडवांटेज उठाने के लिए आपको उस एरिया को 2000 को बढ़ा करके 20,000 क्वेश्चंस की तरफ लेके जाना होगा. इस एरिया में आपके बहुत सारे एनर्जी ड्रेन हो जाएंगी. एंड फॉर मी दिस इज़ नॉट एन प्रेफर्ड वे ऑफ मैनेजिंग योर स्टडीज़. इसीलिए हम थर्ड कैटेगरी को देखेंगे. ये लक का वो कैटेगरी है जहाँ पे वन कैन बिकम अ लकी थ्रू अ डोमेन एक्सपर्टीज़. ऐसे सिनेरियो में हम किसी फील्ड में अगर एक्सपर्ट हों तो हमारा डिसीजन उस फील्ड में बिल्कुल एग्जैक्टली करेक्ट होता है और हमें सही रिजल्ट दे रहा होता है. इसको अगर हम यूपीएससी एस्पायरेंट के पर्सपेक्टिव से समझें, तो जब आप किसी एक सब्जेक्ट में एक्सपर्ट हो जाते हैं तो हम कहेंगे कि यस, यू आर लकी थ्रू योर डोमेन एक्सपर्टीज़. ऐसा उस समय होगा जब आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट से रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चन जनरल स्टडीज़ में पूछे जाएं, तो आपको इस लक का एडवांटेज मिलेगा. इसको समझने के लिए हम फिर से ये एग्जाम्पल को यूज़ करेंगे. लेट अस सपोज कि आपके एरिया के कुछ ज़्यादा क्वेश्चन आ गए, तो उस केस में आप कुछ आंसर्स को तो बहुत ही बेस्ट तरीके से लिखेंगे, पर बाकी आंसर्स को आप बिल्कुल ही ऑर्डिनरी लेवल पे ले जाएंगे. और इस केस में आपका जो अटेम्प्ट होगा बिल्कुल अनबैलेंस अटेम्प्ट होगा, और इस तरह से आप अपने एग्जामिनर को भी कंफ्यूज करेंगे. इसलिए ये भी एक प्रिफर्ड टेक्निक नहीं है अपने स्टडीज़ को मैनेज करने के लिए. तो लक का ये फोर्थ कैटेगरी जो कि कहता है कि लक थ्रू रेपुटेशन और टू बी बेस्ट एंड यूनिक इन सम फील्ड. ये कौन सा फील्ड है जहाँ पे आप एक्सपर्ट बनेंगे तो आप अल्टीमेट लकी कहलाएंगे? वो है आपके केस में क्रिएटिव थिंकिंग. नाउ व्हाई क्रिएटिव थिंकिंग? इट इज़ बिकॉज इन यूपीएससी they never ask tough questions, and despite this all UPSC examination is considered as a tough examination. ऐसा इसलिए क्योंकि किसी गिवन क्वेश्चन पे जो आप आंसर लिख रहे होंगे उसी लेवल पे आपके कॉम्पिटिटर भी उसी स्टैंडर्ड का आंसर लिखेंगे. अपने कॉम्पिटिटर से माइलेज लेने के लिए आपको अपने आंसर को नए तरीके से, क्रिएटिव तरीके से लिखना होगा. और मेरे यहाँ पे क्रिएटिव कहने का बिल्कुल मतलब ये नहीं है कि रैंडम थिंकिंग. सो क्रिएटिव थिंकिंग डज नॉट मीन रैंडम थिंकिंग. क्रिएटिव थिंकिंग मेरे लिए सब्जेक्ट के फंडामेंटल्स के ऊपर बेस्ड होता है और उसको किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही सोचा जाता है.
इसको और अच्छे से समझने के लिए मैं ये आपको 5 स्टेप्स बताता हूँ। पहला स्टेप है अंडरस्टैंड व्हाट इज़ रिक्वायर्ड एंड हाउ मच टू अचीव। सपोज अगर आप पॉलिटी के आंसर लिख रहे हैं तो पॉलिटी के फंडामेंटल्स आपको क्लियर होने चाहिए और आपकी क्रिएटिव थिंकिंग के जो थॉट्स हैं आपको प्रीएम्बल में दिए गए उन ऑब्जेक्टिव्स की तरफ एड्रेस करने चाहिए। सेकेंड स्टेप कहता है कि प्रोग्राम और ट्रेंड योर माइंड सो दैट इट नोज हाउ टू एक्ट रिस्पॉन्ड एज एन IAS ऑफिसर। आपकी क्रिएटिव थिंकिंग में और भी प्रैग्मेटिक अप्रोच आ जाएगा जब आप एक IAS ऑफिसर के पर्सपेक्टिव से किसी क्वेश्चंस के आंसर को लिखने की कोशिश करेंगे। वो गंभीरता, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी उसमें। और थर्ड स्टेप कहता है कि स्टिमुलेट अंडर एग्जामिनेशन कंडीशन, राइट आंसर विदाउट प्रिपरेशन। जब आपने क्रिएटिव थिंकिंग से कोई थॉट्स डेवलप किए, उसको आपने पेन डाउन किया, तो उसको आपको एक प्रैक्टिकल अप्रोच, प्रैग्मेटिक अप्रोच में टर्न करना है और वो तभी होगा जब आप उसको एक आंसर के रूप में रोज़ प्रैक्टिस करें। और पहला स्टेप आप विदाउट प्रिपरेशन के बेसिस पे भी कर सकते हैं और इसको हैबिट भी बना सकते हैं। और चौथा स्टेप कहता है कि चूज़ अ सिस्टम टू अडॉप्ट हैबिट ऑफ राइटिंग क्रिएटिव आंसर डेली। आपको ये चीज़ अपने एक हैबिट में इनकलकेट कर देनी जो कि एक नेचुरल फ्लो की तरह आपके हर आंसर में दिखे। और पांचवा स्टेप ये कहता है कि कीप लर्निंग एंड रीडिंग न्यू आर्टिकल एंड मेक इट एज एन हैबिट। और ये न्यू आर्टिकल आपको केवल एडिटोरियल, न्यूज़पेपर के एडिटोरियल से नहीं मिलेगा, क्योंकि बहुत बार बहुत बायस्ड उसमें आर्टिकल्स होते हैं। देयर आर सम स्पेसिफिक मैगजीन्स एंड स्पेसिफिक जर्नल्स जिसको आपको फॉलो करने हैं, जिससे कि आप एक बैलेंस आंसर को लिखें। उस मैगजीन्स और जर्नल्स के बारे में मैं डिटेल में आने वाले वीडियोज़ में ज़रूर बताऊँगा। तो आई होप कि मैंने वो मैसेज आपको कन्वे किया। तो इस थॉट के साथ मैं आपको छोड़े जा रहा हूँ। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।